हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल जो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का बच्चों पढ़ रहे हैं साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? साइंस यानी कि विज्ञान। कक्षा 9 के विज्ञान में हमने इसका पहला चैप्टर शुरू कर दिया। इसमें हमने एक लेक्चर भी कर लिया है। आज जो हमारे इसमें टॉपिक है बच्चों, वह है आप लोग का कि ठोस अवस्था। सबसे पहले समझ लेते हैं पदार्थ की अवस्थाओं को, थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो जैसा कि आप जानते हो, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है बच्चों? भौतिक रूप में पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। क्लियर है? ठोस, ठोस को आप अंग्रेजी में क्या कहते हो बच्चों? सॉलिड। ठीक। द्रव, द्रव को आप कहते हो लिक्विड। क्या कहते हो? लिक्विड। और गैस, गैस को आप कहते हो गैसी। ठीक है, ये पदार्थ की अवस्थाएं 3 हैं। चौथी अवस्था प्लाज्मा भी पाई जाती है। ठीक है, आजकल जो पाई जा रही है चौथी अवस्था भी आ रही है। इसकी क्या नाम है उसका बच्चों? प्लाज्मा। क्या नाम है उसका? प्लाज्मा। एक क्या है बच्चों? पदार्थ की चौथी अवस्था है। तो बच्चों एक चीज आप लोग को बता दें, यहाँ पे पदार्थ को हम मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। ठीक है, क्लियरली एकदम समझिएगा आप लोग। पदार्थ क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, और वही चीज अगर हम देखें तो पदार्थ को एक हिंदी में दूसरे नाम से भी जानते हैं, द्रव्य। किस नाम से जानते हैं? द्रव्य। द्रव्य को भी तो मैटर कहेंगे। क्लियर है? जब पदार्थ को मैटर कहते हैं तो द्रव्य को भी मैटर कहेंगे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, द्रव्य और द्रव में बच्चे थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं। द्रव को हम इंग्लिश में अभी क्या बताएं आप लोग को? लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं इनको। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज न होइएगा। जो द्रव्य है इसका प्रकार है द्रव। ठीक है, द्रव्य का प्रकार क्या है बच्चों? द्रव है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। द्रव्य यानी कि पदार्थ, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। जो मानव का शरीर होता है बच्चों, ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं कि पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, इनमें विभाजित कर सकते हैं। आइए इनको थोड़ा सा करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हड्डियां और दांत। हड्डियां और दांत ठोस अवस्था। जैसा कि आपको पता है दोनों कठोर होते हैं, और जो कठोर होता है जिनमें पदार्थ के कण क्या होते हैं? काफी पास पास होते हैं, वही ठोस कहलाते हैं। तो हड्डियां और दांत ठोस हैं, जिसकी वजह से हम ठोस अवस्था में इन्हें बांट देते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बच्चों ब्लड, रक्त और जल। शरीर में हमारे रक्त भी होता है और जल भी होता है। इसे हम द्रव अवस्था में, क्योंकि द्रव वह होता है जिनमें बहने का गुण होता है। रक्त भी बहता है और जल भी आपका बहता है, दोनों ही बहते हैं। रक्त और जल दोनों बहने का गुण रखते हैं। तीसरा है बच्चों फेफड़ों में हवा, जो हवा हम लेते हैं। ठीक है, गैसीय अवस्था। अब जानते हो कि हवा तो गैस है। तो इस तरह से ठोस, द्रव, गैस तीनों हमारे शरीर में, इन्हें हम शरीर के क्या कर सकते हैं? मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बांट दिया। बताया जा रहा है कि गैसीय अवस्था और 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है। 70% जो हमारे शरीर का पूरा टोटल ठीक है भार है, उसमें 70% पानी उपलब्ध होता है। तो यहाँ तक तो मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, थोड़ा सा आप लोग को रिवाइज कर दिया हूँ। आइए अब शुरू करते हैं यहाँ से। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं का पहला भाग। सॉलिड स्टेट मतलब बच्चों इसका एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, क्या होता है? इसके जो अवयवी कण हैं, पदार्थ के कण जब आपस में काफी नजदीक नजदीक होते हैं, ठीक देखिए यहाँ पे मैं यहाँ बना रहा हूँ, इनकी जो आकृति है काफी नजदीक नजदीक है। पदार्थ के कण जब ये क्या होते हैं? काफी नजदीक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो होता है बच्चों, इन्हें हम क्या कहते हैं? इनका एक निश्चित आकार भी होता है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी ठोस आपके घर में वस्तु होगी, जैसे चेयर हो गया, उसकी सीमाएं स्पष्ट है। जो स्ट्रक्चर बन गया आप उसे घटाया बढ़ा नहीं सकते। आपके घर में मान लीजिए कोई भी बर्तन हो गया, कोई भी चीज है, यहाँ पे ठोस अवस्था की जो है उसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं। क्लियर है? चलिए इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आपने ठोस अवस्थाओं के 2 पॉइंटों को पढ़ा। अब इसका तीसरा पॉइंट हम देखते हैं क्या है। तीसरे पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निश्चित या स्थिर आयतन होता है। इसका आयतन निश्चित होता है, स्थिर होता है। इसकी संपीड्यता नगण्य होती है। मान लीजिए बच्चों आपके पास एक क्या है? लकड़ी का डस्टर है। आप इधर से इसको खींचोगे और इधर से पकड़ के, दोनों तरफ से आप पकड़ के खींचोगे, तो क्या यह बढ़ेगा?
नहीं, क्योंकि इनकी संपीड्यता नगण्य होती है, ये दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं, जिसके वजह से इनकी जो संपीड्यता होती है, बढ़ने और घटने की क्षमता होती है, वो नगण्य होती है, वो शून्य होती है। क्लियर हुआ इतना? चलिए, इनके कुछ उदाहरण की बात कर रहा है बच्चों यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ उदाहरणों की बात कर रहा है, तो उदाहरणों को पहले समझ लेते हैं। पहला उदाहरण बता रहा है इसका, बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है। जब भी आप बल लगाते हो तो रबड़ बैंड को आपने देखा होगा, रबड़ कोई चीज, तो वहां पे क्या होता है, उसका आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप ज्यादा बल लगाओगे तो जो रबड़ होता है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट में बता रहा है बच्चों कि ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। ठोस पदार्थों का निश्चित और दृढ़ आकार होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट में है बच्चों, शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। शर्करा और नमक को जिस बर्तन में आप रखोगे उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। आपने देखा होगा चीनी, नमक आप अपने घरों में कहीं पे भी रखिए, देखिए जिस बर्तन में रखोगे, बाल्टी में रखो बाल्टी का आकार ले लेगा, ठीक है। और फिर किस में रखोगे, लोटे में रखो लोटे का आकार ले लेगा, कहीं पे भी रखो बच्चे उसका आकार ले लेगा। लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं, फिर भी ये ठोस पदार्थ हैं, क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। लेकिन इनके क्रिस्टल जो होते हैं, जितने छोटे छोटे होते हैं बच्चों, क्या इनके क्रिस्टलों का आकार बदलता है? बिल्कुल नहीं बदलता है। ठीक है, इनके क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाथ से दबाकर स्पंज को काफी हद तक संपीड़ित कर देते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो यहाँ तक हुआ बच्चों ठोस के बारे में हमने पढ़ा। अब थोड़ी सी हम द्रव अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों? द्रव अवस्था के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव अवस्था देखिए, द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट, द्रव तरल होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनमें बहाव होता है, बताया था अभी अभी। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पात्र है और इस पात्र में आपने क्या किया है बच्चों, पानी भरा है या फिर दूध भरा है, कुछ भी इसमें भरा है, आपने भर रखा है, तो अगर आप इसको गिराओगे तो बहने लगेगा ना, इस तरह से क्या हो जाएगा, बहने लगेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, ठीक है, बहाव होता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है। द्रव का जो आकार होता है स्थिर नहीं होता है, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं, जिस बर्तन में रखे जाएंगे उसी का आकार ले लेते हैं। ठीक है। द्रव का निश्चित आयतन होता है, लेकिन इसका आयतन जो होता है वह निश्चित होता है। द्रव में बहुत कम संपीडन होता है, जो संपीडन होता है बच्चों बहुत ही कम होता है, कंप्रेशन इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है। उसके बाद बच्चों अगर बात करें तो द्रव के कणों का आकर्षण बल उनका आयतन निश्चित रखता है। जो उनके बीच आकर्षण बल होते हैं उसके आयतन को ये निश्चित कर देते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों कि द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। आप पानी को किसी भी बर्तन में रखिए, देखिए वो उसी का आकार ले लेगा। ठीक है। गैसें जैसे जैसे ठीक है, गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरण करती हैं। ठीक है, ये पानी में घुली हुई होती हैं, और यही जलीय पौधे व जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस लेते हैं। अब देखिए, अब नॉर्मल सी बात सोचिए बच्चों कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। तो जो जल में रहते हैं, मान लीजिए कि ये आपका क्या है, तालाब है, यहाँ पे इसमें जो मछली रहती है बच्चों, ये जो मछली रहती है इसमें, तो अगर क्या होगा कि ये मछली जो इसमें रह रही है इसमें ऑक्सीजन नहीं घुला होगा। ठीक है, क्या बताए थे, मान लीजिए कि 1 मिनट बच्चों, ये हाँ, ठीक है, द्रव अवस्था पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये कोई आपका तालाब है, क्या है बच्चों, तालाब है। अब इस तालाब में क्या है कि मछलियाँ हैं, क्या है, मछलियाँ और भी जलीय जीव होंगे। ठीक है, फिलहाल मैं मछलियों को एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए आप, ये जो मछली है, आपने तो पढ़ा है ना कि मछलियों को क्या होता है, या किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए, इसमें छोटी छोटी मछलियाँ हैं बच्चों, ठीक है, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ उसे ऑक्सीजन गैस चाहिए ही चाहिए। तो अगर इस पानी में जो मछली है ऑक्सीजन गैस जल में ना घुला होता तो क्या है, मछली जीवित होती? बिल्कुल नहीं। मछली बच्चों वहाँ पे जीवित नहीं रहती, वह मर जाती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं
क्या कह सकते हैं कि गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विचरण करती हैं और यही जलीय पौधे व जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस लेते हैं। क्लियर हुआ? ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है बच्चों, ये समझिए। ऑक्सीजन तो समझ गए। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो यहाँ पे ये लोग सांस अपनी छोड़ते हैं, क्योंकि कोई भी जीवधारी होता है तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो क्या करता है, बाहर निकालता है। क्लियर है? अगला पॉइंट है आप लोग का, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है। जो कणों में गति होती है वो द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में कणों की गति कम होती है। ठीक है, जो द्रव में होती है बच्चों कणों की गति ज़्यादा होती है और ठोस में क्या होती है, कम होती है। तो आई थिंक कि आप लोग द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट भी समझ गए। तो अगला देखते हैं बच्चों, गैसीय अवस्था। क्या देखते हैं? गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट, गैसों में बहाव होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? गैसों में बहाव होता है। गैसों में संपीड़न अधिक होता है। देखिए, गैसों में क्या होता है, बहाव भी होता है, संपीड़न भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्या है बच्चों, एक गुब्बारा है। ये जो गुब्बारा है बच्चों, अब इसे क्या करोगे, दबाओगे दोनों तरफ से, तो क्या होगा, इनमें संपीड़न होगा। तो गैसों में संपीड़न अधिक होता है। गैसों में क्या होता है, संपीड़न अधिक होता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं। गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। ठीक है, और गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि गैसों का जो होता है, न ही आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। दोनों में से कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और वही चीज़ इसके बिल्कुल अपोजिट, ठोस जो होते हैं उनका आयतन भी निश्चित होता है और उनका आकार भी। और द्रव में क्या होता है बच्चों, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। तो आई थिंक कि आप लोग आज जो पढ़े हो, क्या पढ़े हो बच्चों, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो सारी अवस्थाओं को आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे। आप लोग नोट्स बना के पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।